सल्तनत। किसी के मुंह से बिल्कुल अब आवाज ना आए, सिर्फ मेरी आवाज है क्लास में। दिल्ली सल्तनत में कितनी डायनेस्टीज पढ़ी हमने? 5 डायनेस्टीज पढ़ी। अगर मैं नाम लिखती जाऊँ, पहली डायनेस्टी, अच्छा टाइम पीरियड में इसके साथ लिखती जा रही हूँ कि कौन सी डायनेस्टी का क्या था टाइम पीरियड। पहली डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। दूसरी है खिलजी, तीसरी है तुगलक, चौथी है सैयद, और लास्ट है लोधी डायनेस्टी, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या रहा है? 1206 से कब तक? 1290 तक। और खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेके 1320 तक। 1320 से लेके कौन सी डायनेस्टी है ये? तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेके कब तक चली है? 1414 तक। उसके बाद आती है सैयद डायनेस्टी 1414 से लेके 1451 तक। उसके बाद आती है आपकी 1451 से लेके 1526 तक। समझ में आया? ये सारी डायनेस्टीज का टाइम पीरियड, इसको नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। मैंने पहले बताया स्लेव डायनेस्टी कब है? 1206 से लेके 1290। खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेके 1320। तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेके 1414 तक। सैयद डायनेस्टी 1414 से लेके 1451। फिर लास्ट में आती है लोधी डायनेस्टी 1451 से लेके 1526 तक। 26 में आपकी एक वॉर होती है जो मैंने पहले ही बताई थी, पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें कौन विनर होता है? बाबर। और वहीं से मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे सल्तनत टाइम क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है और एक नई डायनेस्टी स्टार्ट होती है जिसका नाम रहता है मुगल डायनेस्टी। उसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ दिल्ली सल्तनत पढ़े तो उस पर बात करते हैं। कितनी डायनेस्टीज है? 5। लास्ट वॉर जो होती है 1526 में पानीपत, और उसमें विनर कौन होता है? बाबर। और वहीं से मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब मैं बात करती हूँ एक एक डायनेस्टीज के बारे में। मैं बता चुकी हूँ डिटेल में। हमारी उस टाइम में पढ़ी थी तुगलक। जब हम लोगों ने कल लास्ट पढ़ा तो क्या पढ़ा है? तुगलक डायनेस्टी पढ़ा है। तुगलक डायनेस्टी मैंने आपको बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, जिसमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट नाम है और चौथा एक नाम और बताया था मैंने, नसीरुद्दीन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी में खिलजी आ जाएंगे। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट 3 नाम तो बताया था, कौन सा? एक नाम बताया था मैंने, गयासुद्दीन मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, और चौथा एक नाम बताया था नसीरुद्दीन तुगलक। नसीरुद्दीन तुगलक। अच्छा ये कब इसका रूल स्टार्ट होता है? 1394 से लेके 1398। 1394 से लेके 1398 तक, ये इसका टाइम पीरियड है। अब 1398 में इंडिया में एंट्री होती है तैमूर लंग की। बताया था? तैमूर लंग। लंग नाम इसे क्यों दिया गया? ये इसका एक पैर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से इसका सरनेम जो कह सकते हो पड़ गया, टाइटल नेम पड़ गया, वो क्या पड़ गया? लंग। तैमूर लंग ने कब अटैक किया था इंडिया में? 1398 में अटैक किया था। और कहाँ पे अटैक किया था? दिल्ली में अटैक किया था। इसकी बड़ी अच्छी स्टोरी है। जब ये समरकंद से चला था, कहाँ से चला था? मरने के बाद इसका जो मकबरा है वो कहाँ पे है? समरकंद में ही है। अच्छा, इस तैमूर लंग की डेथ कब होती है? 1405 में। कब होती है? तैमूर लंग की डेथ कब होती है? 1405 में होती है, फरवरी में मरता है। फरवरी में महान लोग पैदा होते हैं, महान लोग मरते हैं। महान तो मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि फेब में महान लोग पैदा होते हैं। लेकिन तैमूर लंग की डेथ है 1405 फरवरी में। तैमूर लंग के लिए कहा जाता है वो कहाँ से चला था? समरकंद से इंडिया को लूटने के। इसके लिए एक बहुत अजीब बात यह है कि इसे रूल करने का कोई शौक नहीं था। इसे कहीं भी रुक के रूल करना पसंद नहीं था, बल्कि सिर्फ क्या करता जाता था? लूटता जाता था और अपने एरिया को बड़ा करता जाता, बढ़ाता जाता था। उसने कहीं भी रूल नहीं किया। अगर वो चाहता तो जब उसने दिल्ली पे अटैक किया तो वहां पे ये बैठ के रूल कर सकता था, क्योंकि उस टाइम नसीरुद्दीन तुगलक क्या कर चुका था? दिल्ली छोड़ के भाग चुका था। उसने दिल्ली के लोगों को तैमूर लंग के हवाले करके वो भाग चुका था।
उस टाइम पे अगर मैं बात करूं तैमूर लंग के टाइम पे, तैमूर लंग चाहता तो दिल्ली में बहुत आराम से रूल कर सकता था, लेकिन ऐसा इसने नहीं किया। वो वापस समरकंद चला जाता है। सिर्फ 2 हफ्ते वो दिल्ली में रुकता है और 2 हफ्तों में वो दिल्ली को एकदम बर्बाद इस तरह से करता है कि दिल्ली को उस वॉर से, जिस कह सकते हो इस आक्रमण से, इस अटैक से उभरने में 100 साल लग जाते हैं। 100 साल, इतनी बुरी तरह से 2 हफ्तों में दिल्ली को लूट के जाता है। सिर्फ कितना टाइम? 2 हफ्तों के अंदर तैमूर लंग की आर्मी दिल्ली को इस तरह से लूटती है कि दिल्ली को रिकवरी में 100 साल लग जाते हैं। ये कंडीशन होती है। क्या करता है जब समरकंद से आता है कहाँ तक? दिल्ली तक। तो आपको पता है समरकंद से दिल्ली का रास्ता बहुत मुश्किल है और आप अपने साथ 1 लाख आर्मी को लेके चल रहे हैं। अकेले चलना तो अलग बात है, इतनी बड़ी आर्मी को लेके साथ में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसी में बीच में पड़ती है दुनिया की छत, जिसे क्या कहते हैं? पामीर का पठार, द प्लेट्यू ऑफ पामीर। इसे क्या कहते हैं हम? दुनिया की छत बोलते हैं। द वर्ल्ड रूफ किसे बोलते हैं? द वर्ल्ड रूफ किसे बोलते हैं बताइए? द वर्ल्ड रूफ बोलते हैं हाँ पामीर। पामीर का पठार, यानी जिसे कह सकते हैं द प्लेट्यू ऑफ पामीर। द प्लेट्यू ऑफ पामीर, ये क्या बोलते हैं इसको? दुनिया की छत बोलते हैं। द वर्ल्ड ऑफ रूफ, दुनिया की छत। दुनिया की छत किसे बोलते हैं? पामीर के पठार को। और ये पड़ती है समरकंद और दिल्ली के रास्ते के बीच में। इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल था और तैमूर लंग की आर्मी ने इस पूरे के पूरे पठार को, इस पूरी की पूरी छत को क्या किया रहता है? क्रॉस करके वो इंडिया आता है और इंडिया आने के बाद उसे यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आपको पता है इंडिया में वॉर में हाथी भी यूज होते हैं। पुरानी मूवी वगैरह में तुम लोगों ने देखा होगा, हो सकता है कि एलिफेंट्स को भी लगाया जाता है आगे। पूरी की पूरी बटालियंस होती है उनकी, उस पे सोल्जर्स बैठे होते हैं जो तीर चलाते हैं। तो सबसे ज्यादा इसकी आर्मी को किससे डर था पता है? एलिफेंट से, हाथियों से, क्योंकि समरकंद में वैसे हाथी नहीं थे। तो इनको सबसे बड़ी दिक्कत थी यहाँ के हाथियों से, प्रॉब्लम थी। उसने इस चीज को भी यहाँ पे फेस किया और जब समरकंद से वो दिल्ली तक आता है, दिल्ली के दरवाजे तक, उसके बाहर बहुत लूटपाट करता है, बहुत लोगों को मारता है, जब दिल्ली के दरवाजे तक आता है ये, तो अब उस कंडीशन में दिल्ली के वॉर शुरू होने से पहले दिल्ली की आर्मी और, यानी मैं अगर बात करूं नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक की आर्मी और तैमूर लंग की आर्मी के वॉर शुरू होने से पहले ये तकरीबन 1 लाख हिंदुओं को बंदी बना चुका होता है। वहां से रास्ते से समरकंद के आगे जब वो इंडिया में इंटर करता है इंडस रिवर से, तो वहां से वो बंदी बनाता चलता है, लूटता चलता है और बंदी बनाता चलता है। और जब वो दिल्ली में पहुंचता है तो वो 1 लाख क्या करता है? 1 लाख हिंदुओं को क्या कर लेता है? बंदी बना लेता है। कितने? 1 लाख हिंदुओं को वो बंदी बना लेता है। इस कंडीशन में अब इसके पास बंदियों की जो नंबर है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एक तो अपनी आर्मी लेके चलना, फिर इतने नंबर ऑफ, जिसे कह सकते हो एक बड़ा नंबर लेके बंदियों का चलना बहुत मुश्किल था तैमूर लंग के लिए। सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसे ये लगा कि जब हम अटैक करेंगे किस पे? मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी पे, या जब हम दिल्ली पे अटैक करेंगे तो ये लोग, ये जो बंदी हैं, ये किसका साथ दे देंगे? क्योंकि है तो उनकी कंट्री, उनके लोग होंगे तो किसका साथ दे देंगे? उनका साथ दे देंगे। तो तैमूर लंग ने हिस्ट्री की सबसे खतरनाक, जिसे कह सकते हो सब, जिसमें ह्यूमैनिटी का कोई नामो निशान नहीं मिलता है, ये इंसिडेंट है जिसमें 1 लाख लोगों को 1 दिन के अंदर कत्ल करने का ऑर्डर तैमूर लंग दे देते अपनी आर्मी को। यहाँ तक हाल रहता है कि जो मौलवी और मुल्ला इसके साथ आते हैं, कहाँ से? समरकंद से, उनको भी ऑर्डर दे देता है कि आप भी जान से इन लोगों को मारना शुरू कर दो, क्योंकि 1 लाख लोगों को मारना कोई आसान काम नहीं होता। कंडीशन ये थी कि उसने 1 लाख लोगों को जान से मार दिया, क्योंकि इतने बंदी वो आगे लेके नहीं जा सकता था। सोचो ये कितना बड़ा, जिसे कह सकते हो हिस्ट्री में एक ब्लैक पेज है इंडिया के लिए। और ऐसे ऐसे रूलर्स गुजरे जिन्होंने छोड़ दिया कि आप क्या करो,
लूटो मारो, जो करो, दिल्ली को तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और वो अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। प्रॉब्लम ये रहती है कि फिरोज शाह तुगलक के बाद कोई तुगलक डायनेस्टी में सही रूलर नहीं बचता है। मैं अगर बात करें, कोई सही रूलर नहीं बचता है। जितने भी नाम आते हैं, कोई 2 साल, 1 साल, 3 साल ऐसे रूल करते हैं। और उनको भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई डिसिप्लिन नहीं होता। जब तक आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता, आप किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छे कोई आर्टिस्ट हो या पढ़ने वाले बच्चे हो, लेकिन अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, टाइम के बाद आपका सब कुछ खराब हो जाता है। और आप कुछ भी नहीं हो, आप जीरो से शुरू कर रहे हो। और अगर आपकी लाइफ में प्रॉपर डिसिप्लिन है, आप पर डे 2 घंटा भी पढ़ रहे हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक दिन 5 घंटा पढ़ते हो, फिर 1 हफ्ता नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं था किसकी आर्मी में, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक की आर्मी में बिल्कुल भी कोई डिसिप्लिन नहीं था। आर्मी इसकी बहुत कम थी, छोटी थी, 26,000 लोगों की बस इसकी आर्मी थी। 80 अच्छे खासे इसमें अगर मैं बात करूँ 100-150 एलिफेंट्स भी थे, हाथी भी थे। लेकिन जब ये अटैक करता है दिल्ली पर, तो पहली चीज कि इंसान जो टीम होती है वो किससे सीखती है? लीडर से। उसका कोई हेड होता है। अगर लीडर अच्छे से काम नहीं करता है तो टीम क्या हो जाती है? टूट जाती है। टीम सही से काम नहीं करती। तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी, लीडर ही मैदान छोड़ के भाग चुका है। लीडर कौन? नसीरुद्दीन मोहम्मद। जब राजा ही मैदान छोड़ के भाग चुका है, तो आर्मी कैसे लड़ेगी? वो क्या करेगी? वो भी छोड़ के भाग जाती है। और इस कंडीशन में मोहम्मद बिन तैमूर लंग बहुत आराम से दिल्ली पर अटैक करता है और एंट्री करता है और दिल्ली को जी भर के लूटता है। बहुत से हिस्ट्री लिखने वाले लिखते हैं कि तैमूर लंग को पता नहीं था कि उसकी आर्मी इतना ज्यादा दिल्ली के अंदर लूटपाट कर रही है। लेकिन एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि तैमूर लंग की आर्मी बहुत डिसिप्लिन आर्मी थी। तैमूर लंग के बिना कहे वो कुछ नहीं करती थी। तो इतना बड़ा इंसिडेंट करना, ये तो ऐसा मुझे तो डाइजेस्ट नहीं होता कि तैमूर लंग को इस बारे में पता नहीं होगा। पता होगा उसे, हो सकता है उसे इतना जो इस लेवल पे वो आके कर रहे थे, लोगों को मारना काटना, वो नहीं पता हो। लेकिन मुझे तो नहीं लगता वो कोई अच्छा इंसान था जो 1 लाख लोगों को एक साथ मारने की ऑर्डर दे सकता है। तो दिल्ली लूटना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो दिल्ली उसने क्या किया, दिल्ली पर उसकी आर्मी अटैक करती है, लोग वहां से भागते। मैम उसमें बच्चे और औरतें दोनों भी शामिल थी। बेटा सबको जो अटैक करते हैं ना, वो कुछ नहीं देखते, वो कुछ भी नहीं देखते। तो जब उसने दिल्ली पे अटैक किया, तो उसने हिंदुओं के घरों में लूटपाट करना शुरू किया बहुत आराम से। बहुत से हिंदुओं ने क्या किया, अपने अपने घरों में आग लगा ली कि भाई जान चली जाए लेकिन इज्जत न जाए। अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को मार दिया और खुद भी उनकी आर्मी से लड़ते हुए मर गए। ये बिल्कुल सच है जो दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 1398 में। ये हिस्ट्री हमारी गवाह है। देखो, इतिहास से कभी भी छेड़छाड़ करना गलत होता है। अगर मैं कहती हूँ अकबर ने अच्छा रूल किया, तो मैं कह रही हूँ तैमूर लंग ने गलत किया। यहाँ पे कोई रिलीजन मैटर नहीं करता, यहाँ पे रूलर्स मैटर करते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। तो अगर मैं कह रही हूँ तैमूर लंग गलत है, इसका मतलब ये नहीं है अकबर गलत था। अकबर ने बहुत अच्छा टाइम रूल किया है इंडिया में। उसने बहुत, अगर मैं मुगल डायनेस्टी की बात करती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे से, कभी उन्होंने ये नहीं किया कि अपनी देश के लोगों को छोड़ के, अपने इंडिया के लोगों को छोड़ के वो भाग गए। वो बात की बात है। औरंगजेब के बाद ऐसे बहुत से नाम मिलते हैं जिन्होंने सही से रूल नहीं किया। लेकिन मैं औरंगजेब तक की बात करती हूँ जिन्होंने पूरा कंप्लीटली हर वॉर लड़ी और सही से रूल किया। लेकिन बाद में और भी बहुत से नाम आते हैं, जहादर शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह, वो नाम नहीं लेती मैं। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कि नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली को तैमूर लंग के हाथ दे दिया कि भाई ये आपका गिफ्ट है, आप इसके साथ जो करो, और खुद छोड़ के वो भाग जाता है। और दिल्ली की कंडीशन ये हो जाती है कि लोग अपने अपने घरों में आग तक लगा लेते, क्योंकि अटैक इतना ज्यादा डेंजरस था कि औरतों की इज्जत, बच्चों को जान से मारना, ये सब वहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो खुद अपने घरों में आग लगा के मर जाते हैं। और ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो उस टाइम पे रहती है दिल्ली की, पता जब वो दिल्ली में एंटर करते हैं उसकी आर्मी, तो पागल हो जाती है। हर तरफ गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस, पत्थर, मतलब काफी चीजें दिल्ली में बिखरी हुई पड़ी थी, क्योंकि तुगलक डायनेस्टी बहुत ही अमीर डायनेस्टी। किसकी देन थी? खिलजी की। क्योंकि मैंने कहा था ना, खिलजी में कौन?
अलाउद्दीन खिलजी जो था वो कहाँ तक पहुँच गया था? साउथ तक। तो साउथ से बहुत सी चीजें वो कहाँ लेके आया था? नॉर्थ की तरफ, दिल्ली की तरफ वो बहुत कुछ लेके आया था, बहुत सी चीजें। वही मैंने कहा कोहिनूर और मलिक काफूर दो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट नाम है जो वो साउथ से लेके आया। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, इतना सब कुछ दिल्ली में पहले से मौजूद था, जिसको तैमूर लंग ने बहुत आराम से क्या किया, लूटना शुरू किया, क्योंकि समरकंद इतना ज्यादा अच्छा नहीं था इकोनॉमिकली मैं बात कर रही हूँ। और दिल्ली तो जैसे कह सकते हो उसके हाथ में सोने की चिड़िया, हमारे क्या कहा जाता, भारत क्या था, सोने की चिड़िया थी, जिसे कई बार लूटा गया। सिर्फ ब्रिटिशर्स ने नहीं लूटा, ब्रिटिशर्स ने तो कायदे से लूटा, खाली कर दिया पूरा। उससे पहले भी बहुत से लोगों ने इंडिया पे अटैक किया और इसको अहमद शाह अब्दाली, गौरी, गजनवी, तैमूर लंग, ऐसे बहुत से नाम मिलेंगे जिन्होंने इंडिया को काफी बहुत ज्यादा लूटा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी इंडिया को लूटने की? यूनिटी नहीं थी हमारे यहाँ, क्या नहीं थी, जैसे आज भी नहीं है। उस टाइम पे यूनिटी नहीं थी कि भाई हमारा राज्य थोड़ा ना लूट रहा है, जिसका लूट रहा है वो जाने, हम क्यों आर्मी से लड़ेंगे। फिर बाद में कंडीशन वो हुई, वही आर्मी आपकी तरफ भी आ गई। वो कहावत है ना कि अगर आप दूसरों के लिए बुरा चाहोगे तो आपके लिए भी बुरा होगा ही होगा। तो ये कंडीशन थी हमारे इंडिया की कि किसी के साथ हो रहा है अगर कुछ, किसी डायनेस्टी के साथ, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ब्रिटिशर्स ऐसे ही तो इंडिया में आए, उन्होंने जब बंगाल पे अटैक किया, मैं बात करूँ मैसूर पे अटैक किया, तो और जो डायनेस्टी थी उनको साथ देना चाहिए, लेकिन वो तो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे कि हमें क्या मिल जाए, रेवेन्यू मिले, हमें हिस्सा मिले लूट के माल में। तो इन सब चीजों की वजह से इंडिया हमेशा नुकसान उठाता आया है और इन फ्यूचर उठाता रहेगा। आज भी हमारे जो लीडर्स हैं वो यही काम कर रहे हैं, हमें डिवाइड करने का काम मंदिर और मस्जिद के मैटर पर, जिसका नुकसान बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा है कि इंडिया इकोनॉमिकली वीक होता जा रहा है, या एम्प्लॉयमेंट ना के बराबर होते जा रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा तैमूर लंग अटैक करता है, दिल्ली को काफी आसानी से और बहुत आराम से लूटता है। कितने हफ्ते तक लूटता है? 2 हफ्ते तक लूटता है। एक किस्सा है इसका, एक बहुत ही खतरनाक किस्सा जिसे कह सकते हो। मस्जिद में कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए 500 लोग छुप जाते हैं तैमूर लंग से, और ये क्या करता है, जब वहाँ मस्जिद पहुंचती है इसकी आर्मी तो उन सबको जान से मार देती है और उनकी गर्दनों की मीनार बनाती है। सोचो जरा सा, ह्यूमैनिटी कहीं एक नामो निशान नहीं है, उनकी गर्दनों की क्या बनाती है, मीनार बनाती है। इस तरह से तैमूर लंग को दिल्ली में जाना जाता है, जानवर तक उसने नहीं छोड़े थे, कुत्ते बिल्ली जो थे रोड पे उसने वो भी नहीं छोड़े थे, उसकी आर्मी ने वो तक नहीं छोड़ा था। दिल्ली को इस तरह से उसने बर्बाद कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया, जिसकी वजह से दिल्ली को 100 साल लग गए। चिढ़ नहीं थी, उसे लूटना था, और उसने अपनी आर्मी को खुला छोड़ दिया था कि जिस तरह से लूट सकते हो उस तरह से लूटो, और उसकी आर्मी ने कोई कसर नहीं छोड़ी लूटने में। मैं कहती हूँ लूटो, आप लूट रहे हो लेकिन जान तो छोड़ दो इंसान की, लेकिन यहाँ पे उसने कुछ नहीं छोड़ा। जिसने भी कुछ बोला उसने सीधे उसको मार दिया। जमुना का पानी 1 हफ्ते तक लाल बहा है, यमुना तो आपके बांग्लादेश में, यमुना का पानी 1 हफ्ते तक क्या बहा है, लाल रिवर, पूरी नदी लाल बही। इसका मतलब सोचो कितना कत्लेआम हुआ होगा। और ये सब किसकी देन है, तैमूर लंग की। इसकी डेथ भी बहुत, जैसा जो करता है उसके साथ वैसे ही होता है। इसकी डेथ भी बहुत खराब हुई। जब ये इंडस रिवर के पास पहुंचता है, वापस जाता है, तो उसके हाथ में, दोनों हाथों में फोड़े निकल जाते हैं, इसकी पूरी बॉडी में फोड़े निकल जाते हैं। कुछ टाइम में बहुत मुश्किल से सर्वाइव करता है, 1398 से लेके 1405 तक बहुत मुश्किल से सर्वाइव करता है, और इसकी लास्ट में डेथ हो जाती है। बहुत खतरनाक डेथ होती है, ऐसे लोगों की ऐसी मौत होती है। समझ में आया तैमूर लंग के बारे में? और दिल्ली में जो अटैक हुआ उसके बारे में। दिल्ली में अटैक कब हुआ? 1398 में। यहाँ पे मैं बताती चलूं, तुगलक डायनेस्टी चली 1320 से 1414 तक। तुगलक डायनेस्टी कब तक चली? 1320 से 1414 तक। अगर मैं बात करूं नसीरुद्दीन तुगलक, जब तैमूर लंग ने अटैक किया, दिल्ली का सुल्तान था जो वॉर को छोड़ के भाग जाता है, और तैमूर लंग बहुत आसानी से दिल्ली को 2 हफ्ते तक लूटता है। कितने टाइम तक? 2 हफ्ते, 2 वीक्स
तक वो दिल्ली को क्या करता है, लूटता जाता है, और इस वजह से दिल्ली 100 साल पीछे चली जाती है, और इसको रिकवरी में 100 इयर्स लग जाते हैं। किसको, दिल्ली को बहुत ज्यादा लॉस होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसकी आर्मी 2 हफ्ते तक लूटती रहती है दिल्ली को, और ये कहा जाता है कि यमुना रिवर के किनारे जो दिल्ली बसी है उसका पानी कैसा हो गया था, यमुना रिवर बिल्कुल रेड हो गया था। हद तो ये है कि तैमूर लंग की आर्मी ने मस्जिद पे अटैक करके 500 लोग जो वहां छुपे हुए थे जान बचाने के लिए, उनको मार के उनकी गर्दनों की मीनार तक बना दी थी। ये था तैमूर लंग। तैमूर लंग का नाम ये है, और इसकी डेथ कब होती है, 1405 में इसकी डेथ हो जाती है। और इसकी डेथ कहाँ होती है, समरकंद। ये कहाँ का था, समरकंद का था। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे, अब यहाँ पे 1414 में एक नई डायनेस्टी स्टार्ट होती है जिसका नाम रहता है सैयद। अब देखो जब वो इंडिया छोड़ के जाता है ना, तो यहाँ पे अपने चीफ ऑफ आर्मी, अब देखो यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ, गौरी जब इंडिया छोड़ के गया तो अपने चीफ ऑफ आर्मी कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या करके जाता है, छोड़ के जाता है। चीफ ऑफ आर्मी किसको, तो वहीं से स्टार्ट होती है स्लेव डायनेस्टी। अब मैं बात करूँ, तैमूर जब इंडिया छोड़ के जाता है तो वो क्या करता है, खिरज खां, क्या नाम है, खिरज खां, अपने चीफ ऑफ आर्मी को इंडिया में छोड़ के जाता है। जो बाद में तैमूर लंग का जो बेटा रहता है उसका नाम रहता है भाई इंडिया के शाहरुख खान को कुछ बोलते हैं यहाँ पे, किंग खान बोलते हैं। हाँ, तो तैमूर लंग के बेटे का नाम था शाहरुख खान वाला शाहरुख नहीं, किंग खान वाला नहीं है ये, बोलते हैं अच्छा होगा भाई। तो यहाँ पे तैमूर लंग के बेटे का क्या नाम था, शाहरुख, और शाहरुख को रेवेन्यू देता था खिरज खां। खिरज खां कौन था, तैमूर का चीफ ऑफ आर्मी था, और ये जो भी टैक्स इंडिया से वसूलता था वो किसको भेजता था, तैमूर के बेटे शाहरुख को भेजता था। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कितनी डायनेस्टीज है टोटल, 5। ये फिर कल चलेगा, ये खत्म होने का। नसीरुद्दीन के बाद महमूद भी तो आता है ना, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो सही से रूल नहीं करते। 1414 में जब ये जाता है, कौन, तैमूर, दिल्ली नहीं देता। देखो पहले चीज को समझो, दिल्ली नहीं देता खिरज खां को, ये देता है मुल्तान, ये देता है लाहौर, ये देता है पंजाब, ऊपर का एरिया। ये किसको दे देता है, खिरज खां को। दिल्ली में फिर से वही आफत शुरू हो जाती है। नसीरुद्दीन वापस आता है, संघर्ष स्टार्ट होता है, और नए नए वहाँ पे फाउंडर्स बैठते जाते हैं। महमूद बैठता है लास्ट में, लेकिन वो सही से रूल नहीं करता, और खिरज खां वापस दिल्ली में भी काफी ज्यादा रूल करने लगता है। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि वो दे के, यहाँ पे मैं लिख दूं कि तैमूर लंग खिरज खां को क्या क्या देता है, पंजाब, मुल्तान के साथ वो देता है इसको लाहौर। ठीक है, अब खिरज खां जो रहता है वो चीफ ऑफ आर्मी रहता है किसका, तैमूर लंग का। अब वो तैमूर लंग के बेटे जिसका नाम रहता है शाहरुख को रेवेन्यू देता है। तैमूर लंग का जो बेटा रहता है उसका क्या नाम रहता है, शाहरुख, जिसको सारा रेवेन्यू देता है। कौन, खिरज खां। ये कब बैठता है, 1414 में नई डायनेस्टी स्टार्ट होती है जिसका नाम रहता है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के बाद 2 डायनेस्टी आती है, कल मैं पढ़ाऊंगी। समझ में आ गया? तो आज आपकी तुगलक डायनेस्टी खत्म हो गई, सैयद डायनेस्टी थोड़ी सी बची है, इसमें 2 नाम और हैं।